हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। देखिए बच्चों, हम कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे थे और कंटिन्यूटी वाली हमारी जो सीरीज है उसके अंदर हमने पहला लेक्चर डिस्कस किया है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा कि कंटिन्यूटी क्या होती है ना। आज हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स कितने होते हैं, यानी कितने टाइप की डिसकंटिन्यूटी हो सकती है ना। कंटिन्यूअस तो होता ही होता है, ग्राफ डिसकंटिन्यूअस भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस ही रहे, किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है या किसी पर्टिकुलर इंटरवल में भी डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। और डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप से हो सकती है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बच्चों ये है। तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये हमारा आज का टॉपिक है। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, किसी फंक्शन की डिसकंटिन्यूअस होने की टाइप्स। देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहला आता आपका जिनको रिमूव किया जा सकता हो, रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक तो वो होती है जिसमें डिसकंटिन्यूटी रिमूव की जा सकती है और एक होती है नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना। एक तो डिसकंटिन्यूटी का ऐसा टाइप है जो रिमूव किया जा सकता है, कुछ ऐसा करके जिसमें रिमूव किया जा सकता है, डिसकंटिन्यूटी हट सकती है। और दूसरा ऐसा टाइप है जिसमें डिसकंटिन्यूटी को रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो हम पहले वाले पॉइंट की बात करते हैं। इसमें हमारे पास में कैटेगरीज हैं, जिसमें पहली है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है ना। और दूसरी इसमें यह है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। हम एक एक करके इनके टाइप्स का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में हम नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इसको भी डिस्कस करेंगे, इसके भी टाइप्स हैं, उनको कुछ एग्जांपल्स के साथ में देखेंगे। तो बच्चों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हमारा जो पहला पार्ट है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, इसको देखते हैं। यानी कोई पॉइंट मिस हो गया, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। देखिए, मान लीजिए आपके पास में कोई इस टाइप का फंक्शन था जिसका ग्राफ पहले कुछ इस तरीके से चला, फिर अचानक से एक ऐसा पॉइंट आया जिस पे फंक्शन ने अपना वैल्यू ही जनरेट नहीं किया। यहां का वैल्यू उसने एक्सेप्ट किया था और अपनी ग्राफ की इमेज बनाई थी, मतलब यहां का पॉइंट आंसर में आया था। इससे पहले का पॉइंट भी इसने लिया था क्योंकि वहां पे भी ग्राफ है, मतलब ये पॉइंट भी आंसर में आया था, ये पॉइंट भी उसने एक्सेप्ट किया था, ये आंसर दिया था। यानी ए से पहले वाले सारे इनपुट्स इसने लिए थे क्योंकि ए से पहले ग्राफ बना हुआ है। लेकिन अचानक से ए पे इसने कोई वैल्यू जनरेट नहीं की। यहां पे होल लगा हुआ है, इसको ग्राफ का पार्ट मत समझिएगा, ये लाइन है, ये ग्राफ है। फिर अचानक से ए पे इसने कोई वैल्यू जनरेट नहीं की और ए के बाद में ग्राफ अपने उसी पाथ को फॉलो करता चल रहा है ना। यानी ए के जस्ट बाद में भी इसने अपना आउटपुट जनरेट किया है ना। थोड़ा सा और आगे गए तब भी इस फंक्शन ने कोई ना कोई अपना आउटपुट जनरेट किया है। यानी हो क्या रहा है इस फंक्शन में, ये हमारा y इज इक्वल टू fx है। इस फंक्शन में हमें एक ऐसा पॉइंट a नजर आ रहा है जिस पे फंक्शन ने अपनी वैल्यू मिस कर दी। मिस करने का मतलब क्या हुआ कि a पर फंक्शन है वो अपनी वैल्यू ही नहीं दे रहा है, a पर फंक्शन है वो अपनी वैल्यू ही जनरेट नहीं कर रहा है।
है ना। लेकिन ए के जस्ट बाद में देखो, जस्ट बाद में वैल्यू जनरेट कर रहा है, इसके तुरंत बाद में गए तो भी आपको ग्राफ एग्जिस्ट करता हुआ मिलेगा, थोड़ा और आगे गए तो भी आपको ग्राफ मिल रहा है, थोड़ा और आगे गए तो भी ग्राफ मिल रहा है ना, थोड़ा बैक साइड आ रहा है तो भी ग्राफ मिल रहा है, थोड़ा और बैक साइड आ रहा है तो भी ग्राफ मिल रहा है। कहां पे ग्राफ नहीं मिल रहा आपको? केवल एक सिंगल पॉइंट पे नहीं मिल रहा। यानी हम इस वाले ग्राफ के लिए क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि इसकी ए पर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। इसके जस्ट बाद वाली वैल्यू देखो, ए पर जस्ट बाद वाली वैल्यू आप देखो, जैसे मान लीजिए ए पर इसने लिमिट यानी एल वैल्यू दी है, तो यदि मैं बात करूं कि ए पर राइट हैंड लिमिट की तो वो एल आ रही है, और ए पर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो भी वो मेरी एल आ रही है, क्योंकि जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो एल के नजदीक मिल रही है बच्चों, है ना। इसका मतलब यहां हो क्या रहा है इस ग्राफ में कि लिमिट x अप्रोचिंग टू a फ्रॉम राइट हैंड साइड ये वैल्यू l जनरेट करके दे रहा है, यानी a पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट है वो l है, और लेफ्ट हैंड लिमिट यदि देखूं तो वो भी l है। यानी ओवरऑल यदि देखा जाए तो ये दोनों वैल्यू LHL और RHL वाली वैल्यू है ये सेम है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन fx एज x अप्रोचेस टू a ये हमारी l है, और ये फाइनाइट वैल्यू है, और ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, a पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन a पर फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एट x इज इक्वल टू a जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। और बच्चों यदि फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसकी वैल्यू नहीं निकल पाएगी, a पर अगले ने वैल्यू नहीं दे रखी है। तो सोचिएगा कंटिन्यूटी के लिए हमने क्या देखा था कि फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट दोनों, लिमिट LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू तीनों चीजें इक्वल आनी चाहिए तब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो यहां पर दोनों वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन ये तीसरी वाली वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। और आपको यहाँ पे क्लियरली दिख भी रहा है कि ये फंक्शन ए वाले पॉइंट पे टूटा हुआ है, ए पर वैल्यू ही नहीं है ना, ए पर वैल्यू ही नहीं है, इसका मतलब ए पॉइंट पे ग्राफ टूटा हुआ है। तो इसमें किस चीज की कमी है? एक पॉइंट पर यदि वैल्यू होती तब हम बोल सकते थे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता था। देखो यदि हम इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूटी से हटाना चाहें कि इसको कंटिन्यूअस बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, है ना। हम ये डिफाइन कर दें इस फंक्शन के लिए कि फंक्शन है वो आपका जब x का वैल्यू a होगा तब l वैल्यू जनरेट करेगा, है ना। y इज इक्वल टू एफ एक्स जो भी आपका फंक्शन है x इज इक्वल टू a पर l जनरेट करेगा, और जब x का वैल्यू a नहीं है तब उसका कोई वैल्यू होगा, कोई ग्राफ है, जैसे ये एक्सपोनेंशियल टाइप वाला ग्राफ है तो इस तरीके से वैल्यू जनरेट करेगा। तो देखो a पर भी फंक्शन की वैल्यू l हो जाएगी, और a पॉइंट पर LHL और RHL तीनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, यानी ये दोनों वैल्यू सेम और ये वाली वैल्यू भी सेम, तो हमारे तीनों वैल्यू सेम हो जाएंगे, LHL का वैल्यू, RHL का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू। यदि तीनों इक्वल होगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसका मतलब इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को हम हटा सकते हैं, लेकिन कैसे हटाया जाएगा? जिस पॉइंट पे मिस हो रहा फंक्शन उस पे उतनी ही वैल्यू देनी पड़ेगी जितनी आपकी लिमिट की वैल्यू है। यहाँ पे लिमिट की वैल्यू कितनी है? L है, तो a पर भी आपको कितनी वैल्यू देनी पड़ेगी? फंक्शन को L देनी पड़ेगी, सो दैट द फंक्शन कैन बिकम कंटिन्यूअस, सो दैट फंक्शन कैन बिकम कंटिन्यूअस एट पॉइंट A। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कौन से कैटेगरी में काउंट करेंगे? ये होगी हमारी मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, यानी किसी फंक्शन में किसी पॉइंट पे आजू बाजू वाली लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही हो लेकिन फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, फंक्शन वहां पे डिफाइंड नहीं हो, तब उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, यानी कोई एक पॉइंट पे वैल्यू नहीं मिल रही है। बच्चों इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई फंक्शन है इस तरीके का, देखिए
यदि मैंने कोई फंक्शन इस तरीके का डिफाइन कर दिया y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x बाई एक्स, है ना, इसमें आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि x का वैल्यू नहीं लिया जा सकता क्योंकि x हमारा डिनोमिनेटर में है, तो x की वैल्यू ली ही नहीं जा रही है, x पे फंक्शन हमारा डिफाइंड ही नहीं है। जब जीरो हो जाएगा x, है ना, x का वैल्यू जब जीरो हो जाएगा तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना। यहां पे डिनोमिनेटर में आपका जीरो है बच्चों, कोई बात ये मत सोच लेना कि x से x मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे है काट सकते हैं। इन द केस ऑफ जीरो यू कैन नॉट कैंसिल आउट। यदि ये वैल्यू अदर देन जीरो होती तो कट कर सकते थे, जैसे 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 होता तो हम इसको कट कर लेते और आंसर 2 जनरेट कर देते, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 इंटू 0 कर दिया और ये आपका जीरो थी, ये कट आउट कर दिया, ये नॉट डिफाइंड वाला केस बन जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका x है, डिनोमिनेटर में जीरो से हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो बच्चों हम इसका यदि ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ये देखिए, ये मान लीजिए आपके पास में x एक्सिस है, ये वाले बच्चों y एक्सिस है। मैं x के बाकी वैल्यूज तो ले ही सकता हूं, बस जीरो ही तो नहीं ले सकता, ये वाला आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन बाकी पॉइंट्स तो ले सकते हैं। मान लीजिए आपने जीरो के अलावा 0.001 लिया, x का वैल्यू आपने 0.001 लिया, जीरो के जस्ट पड़ोस वाला राइट साइड का पॉइंट लिया, तो बच्चों y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 मल्टीप्लाई 0.001 डिवाइड बाई 0.001। देखो ये वाली वैल्यू इसके मल्टीप्लाई में सेम वैल्यू होने की वजह से कट जाएगी और आंसर 2 जनरेट हो जाएगा। देखो y एक्सिस पे ये 1 है, ये हमारा पॉइंट 2 है, तो जीरो के जस्ट पड़ोस में आपका 0.001 है, वहां पे वैल्यू जनरेट होके कितनी आ जाएगी, वहां पे 2 आ जाएगी। जैसे ही मैं इसके अलावा कोई वैल्यू पुट करूंगा, सपोज आपने 0.005 जनरेट कर दी, पुट कर दी, x का वैल्यू 0.005 किया, तो 0.005 और 0.005 कट आउट होके वापस 2 आ जाएगा। आपने मान लो यहां पे 2 पुट कर लिया, तो 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। यानी आपके पास आगे वाली सारी वैल्यू यदि तुम पुट करोगे तो सभी में आंसर 2 आने वाला है, यानी इस पॉइंट पर भी 2 आएगा, इस पॉइंट पर भी 2 आएगा, इस पॉइंट पर भी 2 आएगा, तो आगे वाले हर पॉइंट पे आपको 2 आंसर मिलेगा। यानी मैं क्या कह सकता हूं कि x एक्सिस आपकी इस तरफ जा रही है तो ये सारे वैल्यू जनरेट करेगी, लेकिन कितने के बराबर करेगी, ये 2 के बराबर करेगी, ठीक है। जीरो आपको लेना नहीं है, जीरो से जस्ट बैक साइड में यदि आपने नेगेटिव वाली वैल्यू चुन ली बच्चों, है ना, x का वैल्यू सपोज आपने कितना ले लिया, x का वैल्यू सपोज आपने ले लिया माइनस का 0.001, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई माइनस 0.001 डिवाइड बाई माइनस में 0.001। बच्चों ये कट आउट हो जाएगा, माइनस भी कट आउट हो जाएगा, तो वैल्यू 2 जनरेट हो जाएगी, है ना। तो जस्ट बैक साइड में भी क्या हो रहा है, जस्ट बैक साइड में, जीरो की जस्ट बैक साइड में लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू पे भी ये 2 जनरेट कर रहा है। यदि आपने माइनस का 1 रख दिया तो -1 पे भी 2 ही आएगा, -3 पे भी ये 2 ही जनरेट करेगा, -4 पे भी ये 2 ही जनरेट करेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको यदि नेगेटिव में इनपुट डालना है तो भी ये 2 ही जनरेट करने वाला है। इसका मतलब आप इनफाइनाइटली कितने भी पॉइंट डाल दीजिएगा ये 2 ही आंसर करेगा, है ना। हमने क्या किया, जीरो के अलावा राइट साइड की पॉजिटिव वैल्यूज और लेफ्ट साइड वाली नेगेटिव वैल्यूज डाल के इसमें देख ली और सभी में आंसर 2 आ रहा है, लेकिन जीरो पे गड़बड़ हो रही है, जीरो इसमें एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब जीरो पे आपका 2 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये यहां पे होल बन जाएगा कि जीरो फंक्शन ले ही नहीं रहा है। देखो ये वाला ग्राफ आपका पिछले वाले ग्राफ के जैसा ही है, वहां पे हमने एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करके ग्राफ शो किया था, वहां पे एक पॉइंट पे होल बना हुआ था। इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे होल है और राइट साइड में और लेफ्ट साइड में सेम वैल्यू जनरेट हो रही है। तो हम बच्चों यदि इसकी लिमिट कैलकुलेट करना चाहें तो देखो RHL की बात करें, जीरो पॉइंट पर RHL की बात करता हूं, यहां पे पॉइंट बनाना गलत है बच्चों, ये पॉइंट को आप वैल्यू काउंट मत कर लेना, यहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, है ना। देखिए हम RHL की बात करते हैं, RHL एट x इज इक्वल टू 0, तो बच्चों इसको लिखते हैं कैसे हैं, लिमिट
x is approaching to 0 but from right side। 0 हमें डालना नहीं है, लेकिन 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू डालनी है। इसका मतलब राइट साइड से हम 0 की तरफ अप्रोच हो रहे हैं। तब हमारा जो फंक्शन है वो कितनी वैल्यू जनरेट कर रहा है, ये राइट हैंड लिमिट कितनी जनरेट कर रहा है। हम यहां पे इनपुट देंगे तो फंक्शन आपका 2 पर है ना, 0 के जस्ट पड़ोस में है तो यहां पे फंक्शन है। इसका मतलब ये 2 वैल्यू जनरेट कर रहा है। और यदि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं, LHL एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0, इसका सिंबल बच्चों लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0 बट फ्रॉम लेफ्ट साइड। ये बच्चों कितनी वैल्यू जनरेट कर रहा है, यानी हम 0 की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन 0 के जस्ट हम पड़ोस में लेफ्ट साइड में होंगे तो फंक्शन हमारी 2 वैल्यू जनरेट कर रहा होगा। मींस तुम यदि इधर आ रहे हो तो तुम्हारा ग्राफ किस पर अप्रोच हो रहा है, ये 2 पर अप्रोच हो रहा है। तुम यदि लेफ्ट साइड से 0 पर अप्रोच हो रहे हो तो ग्राफ भी तुम्हारा 0 पे, ये सॉरी 2 पे अप्रोच हो रहा है। मींस तुम 0 की तरफ जाओगे लेफ्ट साइड से तो तुम्हारा फंक्शन है वो 2 जनरेट करेगा। लिमिट का मतलब यही होता है कि फंक्शन आपका कहां पे अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तुम तुम्हारा इनपुट अप्रोच करोगे, फंक्शन तुम्हारी वैल्यू अप्रोच करेगा कि कहां तक पहुंच रही है। तो यहां पे आपकी लिमिट है वो बच्चों सेम आ रही है ना, यानी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है कहां पर, 0 पर। हम क्या लिखेंगे इसके लिए कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू 0, ये वैल्यू 2 है और ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि LHL RHL दोनों इक्वल हैं और फाइनाइट वैल्यू के बराबर है। इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं है ना। बट एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 0। 0 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब एक पॉइंट पे ग्राफ मिस कर रहा है। तो क्या इसको रिमूव किया जा सकता है? यस, रिमूव किया जा सकता है। कैसे रिमूव कर सकते हैं? यदि हम ऐसा बोल देते इस फंक्शन के लिए कि ये वाला जो फंक्शन है ये आपका इस तरीके का है कि यदि तुम इस फंक्शन को 0 दोगे, यदि हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन हो जाए कि x इक्वल टू 0 पर ये 2 वैल्यू जनरेट कर रहा है, जो फंक्शन है वो आपका 0 ले रहा है, 0 पर 2 वैल्यू जनरेट कर रहा है, और 0 नहीं है तब ये क्या करेगा, तब ये 2x बाई 2 बनेगा, सॉरी 2x बाई x बनेगा, 2x बाई x बनेगा। हमने क्या कर दिया कि जब x का वैल्यू 0 नहीं लोगे, नहीं लेने का मतलब क्या हुआ, 0 के राइट साइड वाली भी ले सकते हो, लेफ्ट वाली ले सकते हो, लेकिन 0 नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है तब तो फंक्शन आपका ये रहेगा और 0 पर फंक्शन 2 देगा। अब आपको क्या मिलेगा, आपको 0 पर वैल्यू 2 मिलेगी, 0 पर राइट हैंड लिमिट मिलेगी, वो भी 2 मिलेगी, और 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी, वो भी 2 मिलेगी। तो इसका मतलब 0 पर यदि तीनों वैल्यू सेम आ गई, फंक्शन की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, यदि तीनों वैल्यू सेम आ गई तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो गया। कहां पे, उस पॉइंट पे, यानी 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। सेकंड इसकी टाइप आती है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। देखिए बच्चों, इसमें देखिए पॉइंट आइसोलेटेड है। आइसोलेशन का मतलब जानते हैं, अलग रहना, बिल्कुल अलग पड़ा हुआ है। आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल विलगित रूप से अलग पड़ा हुआ पॉइंट है। तो पिछले वाले में तो देखो क्या था, टाइप जो हमारी ए वाला पॉइंट था उसमें क्या था कि पॉइंट ग्राफ के बीच में ही कहीं पे पड़ा था, वहां पे वैल्यू नहीं थी बस, है ना, बीच में मिस हो गया था पॉइंट जिसपे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। लेकिन इसमें पॉइंट तो है लेकिन आइसोलेटेड है, मतलब पॉइंट अलग लोकेशन पे पड़ा हुआ है ना, आइसोलेटेड पॉइंट है। तो इसके लिए ग्राफ को कुछ इस तरीके से हम डील कर ले। देखो ये हमारी एक्स एक्सिस है, सपोज ये हमारी वाई एक्सिस है। ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से है,
थोड़ी देर पहले वाला ही ग्राफ लगभग बना रहा हूं मैं। यहां पे ये जो आपका y इक्वल टू एफ एक्स वाला ग्राफ है, ये पर्टिकुलर ए वाले पॉइंट पर मान लीजिए p वैल्यू जनरेट कर रहा है। ए वाले पॉइंट पर p वैल्यू जनरेट कर रहा है। यहां पे डॉट है बच्चों। डॉट का मतलब क्या हुआ कि ए वाले इनपुट को दोगे तो फंक्शन आपको p बना के देगा। और इस होल के सामने बच्चों मान लीजिए यहां पे q है, यहां पे q आ रहा है। तो जैसे ही हम ये बोलेंगे कि a पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, हम यदि ग्राफ से देखें तो a पर फंक्शन क्या कर रहा है, a पर फंक्शन अपनी वैल्यू p जनरेट कर रहा है। a पर जो फंक्शन का ग्राफ है उस ग्राफ में बच्चों डॉट है। डॉट है इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू जनरेट हो रही है, मतलब फंक्शन a लेगा और a लेके तुम्हें p देगा। यानी a लेकर के फंक्शन क्या जनरेट कर रहा है, p जनरेट कर रहा है। यदि हम a पर अप्रोच करें राइट साइड से बच्चों, राइट साइड से अप्रोच करें तो राइट साइड में यहां पर तो ग्राफ है नहीं ना। a पर जस्ट मान लो आप यहां पे हो, ये वाला इनपुट आप दे रहे हो तो ग्राफ आपका यहां है। यहां होने का क्या मतलब है, ये वैल्यू क्यों जनरेट करेगा। ये देखो दिखाने के लिए मैंने आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये वाला पॉइंट q से ऊपर जाएगा, लेकिन सोचिए आप a के जस्ट नजदीक नियर बाई हैं तो इसका मतलब ये q के नियर बाई वाली वैल्यू जनरेट करेगा। इसका मतलब यदि a पर RHL कैलकुलेट किया जाए तो q है। यानी मैं एफ ए प्लस यदि बताऊं तो एफ ए प्लस का मतलब क्या हुआ, तुम a पर अप्रोच कर रहे हो राइट साइड से तो फंक्शन तुम्हारा q वैल्यू जनरेट कर रहा है। और यदि हम a पर इसकी LHL कैलकुलेट करना चाहें, लेफ्ट हैंड लिमिट a पर कैलकुलेट करना चाहें, जैसे तुम a पर अप्रोच कर रहे हो तब भी तुम्हारा ग्राफ है वो q के आसपास है। जैसे जैसे तुम इधर जाओगे तुम्हारा ग्राफ है वो q पर पहुंचेगा। तुम इधर से इधर आ रहे हो, a पर अप्रोच कर रहे हो तो तुम्हारा ग्राफ है वो इधर से इधर वैल्यू दे रहा। इसका मतलब जब ये a के आसपास रहेंगे तो ये वाली दोनों वैल्यू LHL और RHL वाली वैल्यू q के आसपास रहेंगी। इसका मतलब बच्चों a के लेफ्ट साइड वाली लिमिट, a पर लेफ्ट साइड वाली लिमिट भी q है। मींस आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली। यानी इन दोनों बातों का कंक्लूजन क्या होता है बच्चों कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू a एग्जिस्ट्स विथ फाइनाइट वैल्यू q। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन बच्चों ये वाली वैल्यू आपके फंक्शन की वैल्यू की इक्वल नहीं है। इट इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए पर लिमिट तो क्यों आ रही है, लेकिन a पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो आपकी अलग आ रही है ना। सेम पॉइंट आपकी वैल्यू आंसर नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आइसोलेटेड पॉइंट टाइप की डिसकंटिन्यूटी है ना। मींस ये वाला पॉइंट है वो ग्राफ से अलग है, आइसोलेटेड एरिया में है, मतलब इससे अलग है ना, आइसोलेशन। इसलिए इसको बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। बच्चों इसको भी रिमूव किया जा सकता है। कैसे कि ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट इसी के ऊपर यहां पे रख देते तो हो जाता। यानी फंक्शन को जब a इनपुट दे रहे हैं तो उसको वैल्यू भी उतनी ही दिलवा दो जो लिमिट की वैल्यू है। यानी यदि मैं ऐसा कर दूं कि जब x का वैल्यू मैं a लूंगा, जब x का वैल्यू a लूंगा तो मेरा फंक्शन है वो q वैल्यू जनरेट करना चाहिए, है ना। और जब x का वैल्यू a नहीं लूं तब मेरा ये फंक्शन जो चल रहा है वो चले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन a पर वैल्यू मेरी q ही आनी चाहिए, क्योंकि a के आजू बाजू में लिमिट है फंक्शन वाली, वो तो q मेरे पास आने वाली है। तो फंक्शन की वैल्यू है वो भी q होगी और जो फंक्शन का आपका लिमिट है वो भी मेरा q हो जाएगा। इसका मतलब तीनों बराबर हो जाएंगे। इसीलिए इनको बोलते हैं हम रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इनको रिमूव किया जा सकता है। ओके बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे हमारा टाइप 2।
टाइप 2 में कौन सी? जिनको रिमूव नहीं किया जा सकता है ना, जिनको रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो ये आपकी टाइप 2 आएगी, नॉन रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखिए बच्चों, इसमें हमारा पहला पॉइंट है फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। जिसको जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं, है ना। इसमें देखिए क्या हो रहा है, आपके पास में ये एक्स एक्सिस है, ये वाले बच्चों वाई एक्सिस है। आपको अब की बार ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलेगा, ये वाला पॉइंट आपका ये है। देखिए बच्चों, y इज इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ में आपको ये वाला पॉइंट मिल रहा है, यानी फंक्शन वैल्यू a एक्सेप्ट करेगा और अपनी वैल्यू बना के देगा, a के राइट साइड में वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और अपनी वैल्यू जनरेट करेगा, a के लेफ्ट वाली इनपुट लेगा और अपनी वैल्यू जनरेट करेगा। तो देखिए मैं ये मान लेता हूं कि जब हमने इसको a दिया तब इसने आपको l वैल्यू दे दी, ठीक है। यहां पर इसने कितनी वैल्यू बना के दे दी? l वैल्यू बना के दे दी। और ये जो होल बना हुआ है बच्चों, इसके सामने मैं m मार्क कर देता हूं कि a के जस्ट लेफ्ट में मैंने इनपुट दे दिया, तो मेरा ग्राफ है वो m पर पहुंच रहा है ना। तो देखो ये ग्राफ आपका m पर कब पहुंचेगा? जब तुम a पर अप्रोच करोगे, यानी a की तरफ जाओगे, a की तरफ जाओगे, तुम्हारे इनपुट a की तरफ जा रहे हैं, तब आपका ग्राफ है वो m पर पहुंच रहा है। इसका मतलब आपकी LHL की वैल्यू है वो m है, यानी मैं f a माइनस यदि बताऊं तो कितनी है? वो m है। a पर मेरी LHL की वैल्यू है वो m है ना। a पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? a पर फंक्शन की वैल्यू बच्चों कितनी है? a पर फंक्शन की वैल्यू l है। और f यदि a पर अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, यानी फंक्शन को मैं a से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू दे रहा हूं, यानी तुम a पर अपने इनपुट है वो अप्रोच करवा रहे हो, लेकिन राइट साइड से करवा रहे हो, तो राइट साइड से तुम्हारा फंक्शन का ग्राफ है वो कहां पे अप्रोच कर रहा है? वो तुम्हारा l पे अप्रोच कर रहा है, यानी a पर राइट हैंड लिमिट है वो बच्चों कितनी है? वो l है। तो आपको ये तो दिखाई दे रहा होगा कि इस वाले मामले में हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, क्या कंक्लूजन होगा इस बात का? क्या फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता a पर? a पर बच्चों फंक्शन एग्जिस्ट करता है, a पर फंक्शन अपनी वैल्यू l बना के दे रहा है, लेकिन a पर आपकी LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू डिफरेंट है। देखिए a पर आपकी LHL की वैल्यू m है और a पर RHL की वैल्यू l है। इसका मतलब यदि ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, LHL और RHL का वैल्यू इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। यहां पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x अप्रोचेस टू a डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है बच्चों, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब सोचिएगा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन कंटिन्यूस होने का तो चांस ही नहीं है, और वैसे भी आपको दिख रहा है ग्राफ से कि ये कंटिन्यूस है ही नहीं ग्राफ। तो ऐसे मामले में हम इनको रिमूव नहीं कर सकते हैं, यानी इस डिसकंटिन्यूटी को हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि आपका ग्राफ है, पॉइंट को तो पर्टिकुलर कोई वैल्यू दे देंगे, लेकिन इस वाले ग्राफ को यहां पे पहुंचाना और इसी के ऊपर लगाना ये नहीं हो पाएगा, यानी फंक्शन आपकी प्रॉपर डेफिनेशन लेके बैठा हुआ है। तो बाकी वाले एरिया में फंक्शन ही अलग है। इसका मतलब फंक्शन आपकी यदि लिमिट सेम नहीं दे रहा है, फंक्शन की लिमिट इस पॉइंट पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना। तो ये वाला आपका फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। अब इसमें एक वर्ड मैंने इंट्रोड्यूस किया हुआ, जंप डिसकंटिन्यूटी। तो ये जंप क्या है? जंप का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपकी ए पर RHL और LHL अलग अलग मिल रही है, इनके बीच का गैप कितना है?
इसके बीच का गैप कितना है, ये जो गैप है यही जंप कहलाता है। तो यदि कोई आपसे पूछे कि इसमें जंप कितना है, तो मैं क्या लिखूंगा, y एक्सिस पे m बड़ी वैल्यू है, l छोटी वैल्यू है, इसका मतलब m में से l माइनस कर दूं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू लेस कर दो। या फिर आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि LHL और RHL दोनों का डिफरेंस करके उसका एब्सोल्यूट बना दो, यानी मॉडुलस ले लो। ये बच्चों आपका जंप बन जाएगा। ये है हमारी फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इसको फाइनाइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके बीच में जो गैप है वो एक फाइनाइट वैल्यू जनरेट करके दे रहा है ना। ये जंप है, ये आपका L माइनस एम ये वाली वैल्यू दे रहा है। एक आती है इसी में इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, उसको और डिस्कस करते हैं। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, यहां पे बी मार्क करते हैं। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, देखिए बच्चों, यदि हमारे पास में कोई ऐसा फंक्शन है f(x) = 1/x, f(x) = 1/x, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि x का वैल्यू 0 तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। इसका यदि हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ये बच्चों x एक्सिस है, ये वाली y एक्सिस है। आप जानते हो ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, y = 1/x, y = f(x) = 1/x। मैंने x का वैल्यू बच्चों 1/2 ले लिया, x का वैल्यू 1/2 लिया है मैंने, देखो 0 नहीं लिया अभी, मैंने 1/2 लिया है। तो 1/2 पे y का वैल्यू कितना बनेगा, यहां पे मैं 1/2 करूंगा तो 1/1/2 करने पर मेरे पास में वैल्यू जनरेट होगी, कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मैंने x का वैल्यू हाफ लिया तो मुझे y का वैल्यू 2 मिलेगा, हाफ पे 2 आ रहा है। मैंने x का वैल्यू बच्चों यदि 1/4 ले लिया, 1/4 ले लिया तो मुझे y का वैल्यू कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। देखो ये वाला इनपुट है और ये वाला इनपुट है, यानी x के वैल्यू है, इनमें से छोटा कौन है, छोटा ये है। 1/4 1/2 से छोटा है। तो यदि मैं x का वैल्यू छोटा करता जाऊंगा, x का वैल्यू मैं छोटा करता जाऊंगा तो मुझे y का वैल्यू बड़ा मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू यदि बड़ा कर दोगे तो y का वैल्यू छोटा मिलेगा, है ना। मान लीजिए आपने x का वैल्यू 5 लिया तो 1/5 ये 0.2 बन जाएगा आपका, यानी x का वैल्यू बढ़ा रहे हो तो y का वैल्यू कम हो रहा है, और x का वैल्यू यदि कम कर रहे हो तो y का वैल्यू बढ़ रहा है। इसको कैसे डिनोट करेंगे, हाफ पे तुम्हें 2 मिलेगा, 1/4 पे तुम्हें 4 मिलेगा, यानी हम 0 की तरफ आएंगे। देखिए हाफ मान लीजिए यहां पे है, ये आपका हाफ है, यहां पे 1/4 है, तो 1/4 पे तो 4 पे ग्राफ है, और 1/2 पे 2 पे ग्राफ है ना। तो इसका मतलब यदि 0 के नजदीक जाएंगे तो ग्राफ आपको बहुत बड़ी वैल्यू देगा, और जैसे जैसे आप 0 से दूर जाओगे तो ग्राफ अपनी वैल्यू छोटी बनाएगा। मान लीजिए आपने यहां पे क्या कर दिया, 1/50 कर दिया, तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब छोटी वैल्यू डालने पर बड़ा आंसर आ रहा है और बड़ी वैल्यू डालने पर छोटा आंसर आ रहा है। इसका मतलब यदि मैंने बहुत बड़ी वैल्यू डाल दी, बच्चों बहुत बड़ी वैल्यू कितनी, यदि x का वैल्यू बहुत बड़ा यानी इंफिनिटी डाल दिया तो 1/∞ का मतलब क्या हुआ, ये 0 बन जाएगा। तो जैसे ही मैं x का वैल्यू बहुत बड़ा कर दूंगा तो मेरा y का वैल्यू 0 बन जाएगा। मींस ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से जाएगा बच्चों, ये वाला ग्राफ बनेगा आपका कुछ इस तरीके का। जीरो के नजदीक आओगे तो आपको y की बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी, और x की वैल्यू जो ही आप बड़ी डालोगे तो y का वैल्यू छोटा बन जाएगा। ऐसा ही ग्राफ किसमें बनेगा, नेगेटिव में। ये तो हमने पॉजिटिव वैल्यूज डाल के देखी बच्चों, यदि हमने नेगेटिव वैल्यूज डाल ली तो भी ऐसा ही होने वाला है। देखिए यदि मैंने x का वैल्यू मान लीजिए माइनस में हाफ डाल दिया,
x का वैल्यू माइनस हाफ डाला, तो माइनस हाफ डालने पर वैल्यू बनेगी आपकी माइनस की 2। मैंने जैसे ही बच्चों माइनस का 1/4 डाल दिया तो ये वैल्यू बनेगी मेरी माइनस की 4। मैंने जैसे ही वैल्यू माइनस का 1/8 डाल दिया बच्चों, वैल्यू बनेगी माइनस की 8। अब सोचिएगा -1/2 -1/4 -1/8 में मैं क्या कर रहा हूं। ये मैंने 3 इनपुट लिए हैं, तो तीनों इनपुट में मैं किधर जा रहा हूं। मैंने पहले x का वैल्यू लिया माइनस का हाफ, फिर लिया मैंने माइनस का 1/4, फिर लिया मैंने माइनस का 1/8। इसका मतलब मैं x की तरफ जा रहा हूं, लेकिन नहीं, जीरो की तरफ जा रहा हूं, लेकिन नेगेटिव साइड से जा रहा हूं। तो जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूं तो मुझे y की वैल्यू नेगेटिव में मिल रही है और एक्चुअली बड़ी मिल रही है। इसका मतलब छोटी वैल्यू पे बड़ी वैल्यू मिलेगी नेगेटिव में। और यदि मैंने x की वैल्यू बड़ी डाल दी, बड़ी कितनी की वैल्यू, मैंने माइनस का इन्फिनिटी डाल दिया। माइनस का इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, जीरो से यदि इधर देखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी का मतलब है बहुत छोटी वैल्यू है ना। माइनस इन्फिनिटी का मतलब बहुत छोटी वैल्यू है। यदि बहुत छोटी वैल्यू डाल दी तो ये आपका कितना बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। मींस आपका ग्राफ किस तरीके से जाएगा, ग्राफ आपका इस तरीके से जाएगा। ये वाला ग्राफ आपका बनने वाला है। ऐसा लगेगा कि जब तुम जीरो के नजदीक हो लेफ्ट साइड से तो आपका माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। मींस तुम गए पहले यहां पे, फिर गए यहां पे, तो तुम्हारा y का वैल्यू क्या हो रहा है, y का वैल्यू तुम्हारा डिक्रीज होता जा रहा है। तुम इधर जा रहे हो तो ग्राफ नीचे उतर रहा है। और यदि तुम बहुत पीछे से आ रहे हो, यानी माइनस इंफिनिटी से आ रहे हो, तो इसका मतलब वैल्यू जीरो बन रही है, यानी y का वैल्यू लगभग जीरो बन रहा है। y का वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या हुआ, आपको y के पास में वैल्यू मिलेगी। ये आपका माइनस इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी पर y का वैल्यू आपको जीरो मिलता हुआ नजर आएगा। समझ गए, माइनस इंफिनिटी आपने इनपुट कर दिया तो आपको ग्राफ है वो लगभग जीरो के नजदीक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से समझ लीजिएगा, ये आपका 1/x का ग्राफ है। अब बच्चों देखो, ये जीरो पे डिफाइंड नहीं है, ये आपको पता है जीरो पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन जीरो के पास पड़ोस वाली वैल्यूज यानी इसकी लिमिट देखने की ट्राई करते हैं। तो यदि मैं इस फंक्शन में x का वैल्यू जीरो की तरफ अप्रोच करवाऊं, लेकिन राइट साइड से अप्रोच करवाऊं, सोचिएगा मैं आ रहा हूं जीरो की तरफ, तो मेरा ग्राफ क्या कर रहा है। देखो बच्चों, इधर से आप इधर आ रहे हो, इसका मतलब एरो यहां से यहां जाएगा। पहले तुम यहां थे, उसके बाद तुम यहां आए तो ग्राफ ऊपर चढ़ा, यहां पे आ गए ग्राफ और ऊपर चढ़ा, यहां पे आए ग्राफ और ऊपर चढ़ गया। मींस तुम जीरो की तरफ आ रहे हो राइट साइड से, तो ग्राफ तुम्हारा ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। ऊपर की तरफ का मतलब क्या हुआ, प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे तुम जीरो की तरफ अप्रोच करोगे राइट साइड से, तो तुम्हारा ये जो वैल्यू है वो प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। प्लस इंफिनिटी मींस ऐसी वैल्यू जो डिफाइंड ही नहीं है। ये कोई फाइनाइट वैल्यू थोड़ी है, ये तो इनफाइनाइट है ना। इसका मतलब इसकी राइट हैंड लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसे ही देखिए, यदि तुम जीरो की तरफ आ रहे हो लेकिन लेफ्ट वाली साइड से आ रहे हो, तो देखो जब तुम यहां थे तब तुम्हारा ग्राफ यहां था, तुम जीरो की तरफ गए तो ग्राफ यहां चला गया, तुम और जीरो की तरफ गए ग्राफ यहां पहुंच गया, तुम और जीरो की तरफ गए ग्राफ आपका नीचे गया। मींस तुम इधर जा रहे हो लेकिन तुम्हारा ग्राफ नीचे जा रहा है। मींस ये बनेगा इस तरीके से कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x इज अप्रोचिंग टू जीरो बट फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो ये वैल्यू कितनी बन रही है, ये माइनस इंफिनिटी बन रही है। मींस ग्राफ आपका बहुत ज्यादा नेगेटिव चला जाएगा। जब तुम जीरो के पास में रहोगे लेफ्ट साइड से, तो ग्राफ तुम्हारा बहुत नीचे जा चुका होगा, मींस माइनस इंफिनिटी की तरफ जा चुका होगा। तो बच्चों ये क्या लग रहा है कि LHL का वैल्यू है वो भी फाइनाइट नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफ ही कुछ इस तरीके का है जिसमें हम इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये आपकी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। और कौन सी कैटेगरी में है, ये नॉन रिमूवेबल टाइप में है। नेक्स्ट एक और आता है आपका इसमें ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। नंबर सी पॉइंट में लगाएंगे हम ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। और बच्चों ये बहुत शानदार पॉइंट है।
ओसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। देखिए इसके लिए यदि हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x चुना जाए सबसे बेस्ट है, और क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, आप जानते हैं इसके बारे में, ये कई बार आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चंस में मिल जाएगा। साइन 1/x है ना, ये साइन 1/x आप जानते हैं कि ये जीरो पे क्या करेगा, साइन 1/x जीरो ले लेगा। मान लो यहाँ पे x का वैल्यू जीरो किया तो 1/0 मतलब साइन इन्फिनिटी बनेगा। और साइन इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, देखिए साइन का हम नॉर्मली ग्राफ यदि देखना चाहें तो भी इस तरीके का है, ये आपका ग्राफ इस तरीके से चलता है ना। अब यदि मैंने बहुत बड़ा इनपुट डाल दिया तो भी तुम्हारा ग्राफ है वो +1 और -1 वाली रेंज में ही रहेगा, ना तो -1 से नीचे वैल्यू देगा ना 1 से ऊपर की वैल्यू देगा। मींस आपका जो ग्राफ है वो -1 और 1 के बीच में मूव करता रहता है इस तरीके से। मींस मैंने यदि बहुत बड़ा इनपुट भी डाल दिया तो भी ये क्या करेगा, -1 और 1 के बीच वाली वैल्यू जनरेट करेगा। लेकिन देखिए हम लिमिट के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं कि मुझे इसकी लिमिट फाइंड करनी है, यानी मैं ये चाहता हूं कि ये ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी का जो टॉपिक है इसमें ये एग्जांपल क्यों लिया है, तो मैं x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ऑफ दिस फंक्शन फाइंड करना चाहता हूं कि 0 पे मेरा ये फंक्शन है ये क्या कर रहा है, 0 के आसपास कितनी वैल्यू जनरेट कर रहा है, मैं ये देखना चाहता हूं, है ना। तो बच्चों देखो जैसे ही मैंने क्या किया, x का वैल्यू 1/π लिया, है ना, मैं ऐसी वैल्यू इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। मैंने बच्चों x का वैल्यू 1/π लिया है, तो 1/x का वैल्यू क्या हो गया, 1/x का वैल्यू पाई हो गया। और जैसे ही तुम्हें साइन में 1/x डालते हुए दिखाई दिया, यानी साइन में पाई गया, तो साइन पाई पे क्या हो गया, 0 हो गया। यानी मैंने x का वैल्यू सेलेक्ट किया है वो 1/3.14 सेलेक्ट किया है, और इसका वैल्यू बच्चों कितना आता है, लगभग 0.32 आता है ना, 0.32 के आसपास वाली वैल्यू है। तो तुमने इनपुट क्या दे दिया, तुमने इनपुट दे दिया x का 0.32, तो तुम्हारा आउटपुट यानी y का वैल्यू कितना आ गया, तुम्हारा y का वैल्यू जनरेट हो गया बच्चों कितना, 0। तुमने x का वैल्यू 0.32 लिया और तुम्हारा y का वैल्यू जनरेट हो गया 0। ठीक, ये जो वैल्यू मैंने ली है वो तुम्हारी 0 के पास है, 0.32 यानी 0 से थोड़ा डिस्टेंस पे है लेकिन 0 के पास है। ये मेरा पहला इनपुट है। यदि बच्चों मैंने x का वैल्यू 1/2π ले लिया, 1/2π का मतलब क्या हुआ, मैं 1/π का भी आधा कर रहा हूं, यानी मैं 0.32 का भी आधा कर रहा हूं बच्चों, इसका मतलब मुझे 0.16 मिल गया। अब बताइए कौन सा वैल्यू 0 के नजदीक है, ये वाला वैल्यू 0 के और नजदीक है। यहां पर भी आपका y का वैल्यू कितना होने वाला है, y का वैल्यू 0 होने वाला है। बच्चों क्यों होने वाला है, देखिए जैसे ही तुम साइन के अंदर x का रेसिप्रोकल डालोगे, यानी 1/2π का रेसिप्रोकल यानी 2π डालोगे, तो साइन 2π पे 0 जनरेट करता है, साइन nπ 0 बनाता है, तो y का वैल्यू 0 हो गया। मतलब तुम x का वैल्यू इतना डाल रहे हो तो भी y का वैल्यू 0 आ रहा है। ऐसा ही काम करते हैं हम, x का वैल्यू और सोचते हैं, 1/3π डालते हैं या 1/4π कर देते हैं, सिंपल 1/4π कर देते हैं यहां पे। तो x का वैल्यू 1/4π का मीनिंग क्या हुआ, 1/π का डिवाइड कर दो 4 से, 1/π वाली वैल्यू आपके पास में 0.32 है, इसको 4 से डिवाइड कर दो तो 0.08 आ गई। अब आप खुद बताइएगा कि ये x वाला वैल्यू और 0 के नजदीक पहुंच गया, लेकिन y का वैल्यू अभी भी 0 बनेगा, y का वैल्यू अब भी 0 बनेगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ पॉजिटिव वाली वैल्यू बच्चों ली हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं कि राइट हैंड साइड में जब हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, x की हमने 3 वैल्यू सेलेक्ट की है, देखो x का वैल्यू ये, x का वैल्यू ये और x का वैल्यू ये। अब इसका ग्राफ बनाने की ट्राई करते हैं।
देखिए बच्चों, आपको ये तो पता है कि साइन वाला ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन 1/x है, तो ये बनेगा तो इसी टाइप का है ना, बनना तो इसी टाइप का ही है। तो x का वैल्यू 0.32 का मतलब क्या हुआ, 0 से थोड़ा आगे हो, यानी 1 से तो पीछे हो, है ना, 0.5 से भी एक्चुअली पीछे ही हो। तो मैंने क्या किया, जैसे मान लीजिए यहां पे 1 है, यहां पे आपका 0.5 हो गया, 0.5 से पहले वैल्यू ले रहा हूं 0.32, यानी यहां पे, यानी मैंने इनपुट क्या दिया इसको, मैंने 0.32 इनपुट दिया, यानी 1/π इनपुट दिया है। लेकिन साइन को क्या लगा, साइन को लगा कि मुझे पाई मिल गया, तो मैं 0 बना देता हूं। इसका मतलब साइन वाला ग्राफ यहां पे 0 बनेगा, मींस ग्राफ आपका घूम फिर के एक्स एक्सिस को कट करेगा। देखो यहां पे ही तो 0 होता है वाई का वैल्यू, जैसे मान लो पाई है, तो पाई पे 0 बन गया, इसका मतलब ग्राफ ने पाई इनपुट पर 0 जनरेट किया है, तो एक्स एक्सिस को कट करेगा। भाई वाई का वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे आ गया, तो ग्राफ आपका घूम फिर के कहां पे आ गया, ये 1/π वाले पॉइंट पे इस एक्स एक्सिस को कट करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। 1/π का भी हाफ कर दो, यानी 1/2π कर दो, तो 1/0 और 1/π का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, 1/2π आ जाएगा। और जैसे ही इसको 1/2π मिलेगा, तो साइन समझेगा कि मुझे 2π मिल गया, इसलिए मैं 0 कर देता हूं, तो इसका मतलब ग्राफ आपका यहां पे भी 0 हो जाएगा। देखो यहां पे 0 हो के आया है, यहां पे भी 0 हो गया। अब 1/4π का मीनिंग क्या है, 0 और 1/2π के बीच वाला पॉइंट, यानी यहां पे भी 1/4π पे भी ग्राफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो ये वाला गैप आपको कम होता नजर नहीं आ रहा क्या, ये वाला गैप आपको कम होता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब यहां पे 0 हुआ, फिर और जल्दी 0 हो गया, फिर और इसको घूम फिर के जल्दी 0 होना है। सोचो 1/8π पे भी 0 होगा, लेकिन 1/8π का मतलब आप यहां पे हो, इसका मतलब यहां पे भी 0 हो गया। तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि बड़े इनपुट पे तो ये दूर दूर 0 हो रहा है, लेकिन जो ही 0 के पास आ रहा है तो ये जल्दी जल्दी 0 होने की कोशिश कर रहा है। समझ आई। ऐसा ही बैक साइड में होगा कि यहां पे आपका 1/8π है, यहां पे 1/4π है, यहां पे आपका 1/2π है, यहां पे आपका 1/π है। तो जैसे ही हम 0 के राइट में या लेफ्ट में इनपुट डाल रहे हैं, तो ग्राफ क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी 0 हो रहा है। मींस आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से कर रहा है काम, और जैसे ही इससे दूर जा रहे हैं तो ये अपने इंटरवल के हिसाब से 0 हो रहा है ना। तो आपको बच्चों क्या लगा कि 0 के जस्ट राइट साइड में हम ये बता नहीं पाएंगे एग्जैक्टली कि ग्राफ की जो अप्रोच है वो कहां तक पहुंच रही है, मतलब ग्राफ आपका कहां पहुंच रहा है। हाँ हम ये जरूर कह सकते हैं कि 1 और -1 के बीच में रहेगा, लेकिन एक्चुअली बच्चों ये जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, ये जल्दी जल्दी 0 हो रहा है। दूर चल के तो ये ऐसे करेगा, लेकिन ये पास में जब 0 के आजू बाजू में होगा तो ये जल्दी जल्दी 0 होगा। इसका मीन्स ये हुआ कि 0 के जस्ट राइट साइड में एग्जैक्टली कितनी वैल्यू दे रहा आप पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये पॉइंट भी 0 के पास है, ये पॉइंट भी 0 के पास है, ये पॉइंट भी 0 के पास में है। और ये तो बच्चों 1/4π है, 1/8π दिया, 1/16π दिया, 1/32π दिया, इसका मतलब 0 के बहुत नजदीक जाएंगे। तो 0 के आजू बाजू में क्या हो रहा है, ये ग्राफ जल्दी 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 अपनी वैल्यू क्या कर रहा है, 0 बना रहा है। इसका मतलब ये राइट साइड से और लेफ्ट साइड से मुझे ऑसिलेशन दिखा रहा है। इसीलिए इस डिसकंटिन्यूटी का नाम क्या है, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी है। मींस मैं क्या कहूंगा कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x अप्रोचेस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि मैं फाइनाइटली बता नहीं सकता हूं कि कितनी वैल्यू आने वाली है। समझ में आ रही है, मैं इतनी स्पीड से इसको जज नहीं कर पाऊंगा, ये इतना जल्दी ऑसिलेट होके 0 बन रहा है। बनेगी वैल्यू -1 और 1 के बीच में फाइनाइट वैल्यू बनेगी, लेकिन कितनी बनेगी ये फाइनाइटली नहीं बता पाएंगे। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि इसकी लिमिट है वो मैं फाइंड नहीं कर सकता हूं, यानी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये बच्चों इसके लिए कंक्लूजन हुआ।
कि ये हमारा जो y इज इक्वल टू साइन 1/x है, ये 0 वाले पॉइंट पे ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी शो करता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। जो अगला हमारा लेक्चर होने वाला है वो प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। उसके बाद में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और फिर कुछ PYQs लेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।